अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं एजाज सैयद। आज हम तकरीबन चारों सूबों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सदर पाकिस्तान के इंतखाब की और उसके साथ कुछ खबरें हैं एजाज के पास वफाकी काबीना के हवाले से, और उसके बाद हम बात करेंगे अहमद वली खान जो हैं ANP के। उन्होंने आज एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, और उसमें क्या कहा है, क्या अहम बात की है, वो आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पे बात होगी हमारे एक सेनेटर, अक़लियती सेनेटर दिनेश कुमार की, जिन्होंने बाजी ले गए हैं वो सारी सेनेट से और सारी सेनेट को पीछे छोड़ दिया है। कैसे, इसकी तफसील भी कुछ एजाज आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे एजाज गवर्नर सिंध की। गवर्नर सिंध जो हैं वहाँ पे क्या गेम हो रही है, और अभी जो गवर्नर सिंध हैं वो कैसा चला रहे थे गवर्नर हाउस को। तो एजाज बताएं, क्या कोई सिलसिला बन रहा है, किस तरह की हुकूमत आ रही है, सदर के इंतखाब के लिए क्या जोड़ तोड़ अब तक फाइनल हुई है? आसिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया। सदर के इंतखाब के लिए जो जोड़ तोड़ फाइनल हुई है वो आपको भी पता है और सारे पाकिस्तान को इन मैनी वेज़ पता है, लेकिन एक नंबर गेम जो है जिसे रिक्वायर्ड नंबर है वो उन्होंने पूरा कर लिया है। आपको पता है कि चारों सूबों से और मरकज़ से इंतखाब होता है, कौमी असम्बली, मरकज़ी जो ऐवान है वहाँ से, और चारों सूबाई असम्बलियाँ सदर का इंतखाब करती हैं। जो सदर हैं ये 3 सूबों से जीत जाएंगे। बलूचिस्तान से ये जीतेंगे, सिंध से, सिंध अपना है उधर से जीतेंगे, पंजाब से नून लीग है वहाँ पर वो जीतेगी, नेशनल असम्बली से भी जीत जाएंगे क्योंकि नंबर है इनके पास। खैबर पख्तूनख्वा से सदर जो है वो शायद जीत नहीं पाएंगे नंबर गेम की वजह से, लेकिन सदर आसिफ भी जरदारी होंगे और सेनेट भी वोट करेगा। सेनेट भी वोट करेगा। ज़ाहिर मरकज़ में चूँकि फेडरेशन है तो बहरहाल में दोनों ईमान करेंगे। तो ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा वो एक एरिया है जहाँ पर शायद सदर साहब जो आसिफ जरदारी साहब है वो सदर लेकिन का वोट नहीं ले सकते टोटलिटी में, क्योंकि काउंट होता है तो जी वो एक वोट काउंट होता है ना, तो वो जीत जाएंगे, सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। तो ये तय हो गया कि जो मुसालत की पॉलिसी थी आसिफ जरदारी साहब की, जो मुसालत की पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब की थी, तो सदर मुसालत की पॉलिसी वाला और मुसालत की पॉलिसी वाला वज़ीर आज़म वो होंगे और उनके नीचे कैबिनेट होगी। ठीक। आज एक बयान लगा हुआ है शहबाज शरीफ का, अगर आप देखें जंग अखबार में बैक पेज पे अपर हाफ पे 2 कॉलम कि जी ये जो है ना हमारे ये सदर के कैंडिडेट PTI के अपने अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई जो है ना, उन्होंने मेरे बारे में पर्सनल बात की है और पर्सनल बात करेंगे तो फिर मैं पर्सनल जवाब दूंगा। तो बात उन्होंने क्या की थी, उन्होंने अपनी तकरीर में एक फ़िक्रा बोला था। उन्होंने कहा था कि 20 साल नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की है, लेकिन उसके भाई ने आके पार्टी का सारा नजरिया और आइडियोलॉजी खत्म कर दी। ये कल नेशनल असम्बली के इजलास में शोर ज्यादा था ना जी, तो ये बात उस तरह से रिपोर्ट नहीं, लेकिन इस पे रिएक्ट किया है शहबाज शरीफ ने और उन्होंने कहा कि अगर आप जाती बात करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब उठ खड़े हुए थे, असल में शोर इतना था ना, PTI वालों ने इतना एहतजाज किया हुआ था। आज अखबार में भी वो मतलब बाकायदा वो मतलब आप देखें कि उनकी तरफ से बयान वो आया है प्रॉपर कि जी मैं रिएक्ट करूंगा। तो खैर इस पे वो माइंड करते हैं, लेकिन एजाज आप काबीना के हवाले से कुछ बात आसिफ जी क्विकली, क्योंकि मैंने आपसे कहानी पूरी सुनी है अहमद वली की, आपने मुख्तसर और ब्रीफ बताना है। जरूर बताऊंगा। आप काबीना की बात ये है आसिफ, आपको ये पता है ना कि मैंने और आपने मिलकर ये खबर यहाँ पर दी थी बहुत पहले कि वज़ीर ख़जाना सागडार नहीं होंगे, याद है आपको? जी बिल्कुल। आसिफ वज़ीर ख़जाना तो सागडार नहीं है और वो वज़ीर ख़ारजा ही हैं नई कैबिनेट में। प्लान ये था कि शमशाद अख्तर साहिबा जो है वो नई काबीना का हिस्सा होंगी, IMF से मुज़ाकरात वो करेंगी, जो नया प्रोग्राम है 8 अरब डॉलर के करीब नई निगोशिएशंस हैं और ये फौरी तौर पे इन्होंने करनी है जो जून जुलाई तक जाएंगी, यानी कि 3 साल में ये पैसे में मिल जो 8 अरब डॉलर अगर वो हमें मिल जाते हैं तो एक नई एक सिचुएशन है। निगरान हुकूमत जो है अनवार काकड़ साहब की, उनके नीचे ये थी, और निगरान हुकूमत ने जो MOUs साइन किए हैं, कमोबेश $75 बिलियन के MOUs साइन किए हैं। अभी वो MOUs हैं, लेकिन 6 अरब डॉलर और 8 अरब डॉलर के तो कुछ ऐसे MOUs हैं इन्वेस्टमेंट के वाले से जो फौरी देने के लिए बाज़ ममालिक तैयार हैं, लेकिन ये 65 अरब डॉलर के आप कह रहे हैं, 65 बिलियन डॉलर जी जो पाकिस्तान आने हैं, जो नहीं MOU साइन हुए हैं जी, लेकिन जाहिर है वो जी ग्राउंड पे फिर आगे इन्वेस्टमेंट के वाले से,
लेकिन 6 अरब 1 और 8 अरब के और भी MOUs हैं जो इन्वेस्टमेंट के वाले से निगरान हुकूमत करके गई है, जो फौरी पैसे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान IMF के साथ किस तरह डील करता है, अपनी इंटरनल सिचुएशन को कैसे बनाता है। तो उसी तनाज़र में शमशाद अख्तर साहिबा उन्होंने कंटिन्यू करना था, लेकिन वो कुछ मेरे पास इतलात आई हैं कि शमशाद अख्तर साहिबा कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर वो नई काबीना का हिस्सा नहीं होंगी, बल्कि मुसद्दक मलिक साहब, आपके पास भी वैसे इतला थी मुसद्दक मलिक। देखें एजाज, शमशाद जो है ना वो मुसद्दक मलिक वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। नहीं, शमशाद का ये था कि वो तो पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को भी वो पसंद थी, लेकिन मेरा ख्याल है PTI का जो नेशनल असम्बली में उन्होंने रुझान देखा है अभी तक का, तो मेरा ख्याल है शायद वो उससे वो फेडअप हो गई हैं कि ये जो मामला जिस तरह से चलने हैं पॉलिटिकल, तो शायद उसमें वो एक अच्छा ये एस्पेक्ट नहीं मेरे नॉलेज में आप, लेकिन ये प्लॉजिबल बात है जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि वो ताकतवर हलकों को पसंद हो या ना पसंद हो, मसला है मईशत क्या ठीक चला रही थी या नहीं। असल बात तो ये है ना कि आप गाड़ी ठीक चला रहे हैं, फिर किसी को पसंद है या ना पसंद, ये मैटर एक अलग है, ठीक है, लेकिन शी वॉज डूइंग अ गुड जॉब। मैं ये समझता हूँ कि मुझे इकॉनमी का इतना पता नहीं है, लेकिन आप देखें ना कि जब निगरान हुकूमत आई थी, आपको याद है बिजली और बिजली और गैस की कीमतें वो बढ़ी थी, 12% इन्फ्लेशन आया था, याद है ना। लेकिन उसके बाद ये जो निगरान हुकूमत है इसमें 3-4 बड़े काम हुए, इकॉनमी के ऊपर बड़ा काम हुआ, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया। थोड़े इशारे ऐसे बेहतर हुए थे कि जिसमें मतलब बेहतरी किया। देखें ना, मूडीज ने और IMF की सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान दुरुस्त इकदाम कर रहा है अपनी मईशत को ठीक करने के लिए, तो ये क्रेडिट तो मतलब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, ये अनवार काकड़ और उनकी कैबिनेट को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है। बात पॉलिटिकल वालों से हम उनके ऊपर बात कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें जो दुरुस्त पॉलिटिकल वालों से हम कह सकते हैं कि उन पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये क्रेडिट उनको जाता है कि इकॉनमी उन्होंने ठीक की, तो ये है। लेकिन मुझे ये बातें तो चलती रहेंगी। मुझे ये बताइए कि एमल वली ख़ान, अवामी नेशनल पार्टी, बाचा ख़ान की जो लाइन है, बाचा ख़ान, वली ख़ान, गफ़ार ख़ान, वली ख़ान और एमल वली ख़ान, ठीक है जी। तो आज उन्होंने बड़ी गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आमतौर पे सोशल मीडिया पे ही आएगी जी, ठीक है, सही है, ठीक है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनकी बातें आजकल नहीं चल रही। उन्होंने गिला किया कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाई नहीं जाती। अच्छा, तो मैं आज इस्लामाबाद इसलिए आया कि शायद यहाँ से दिखा दी जाए, हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे भी नहीं दिखाई जाएगी, और वो थोड़ी बहुत जो कट हुई थी वो भी बंद हो गई थी चैनल्स के ऊपर। लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी जो हैं वो सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा, धांधली के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि बड़ा खुल के उन्होंने बयान किया कि किस तरीके से इसमें पैसे भी लिए गए, और बहुत सारे लोगों को पैसे लेने के, जब दूसरों ने ज़्यादा दिए, उन्होंने एलिजेडली ये बात की कि जब ज़्यादा दिए तो दूसरों को छोड़ दिया गया, हरा दिया गया और उनके पैसे भी चले गए। इस तरह के वो कह रहे थे कि मेरे पास सबूत भी हैं, ये बात वो कर रहे थे। उसके अलावा उन्होंने जो है वो कहा कि हम हर तरह की जद्दोजहद करेंगे, जिस बात पे मेरा वो था। उन्होंने कहा कि हम जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि पार्लियामान जाने के लिए हमारा पार्लियामेंट के ज़रिए तब्दीली का रास्ता रोका जा रहा है, तो अब हम एक तहरीक चलाएंगे और लोगों के पास जाएंगे, और जब हम पश्तून कहते हैं कि तहरीक चलाएंगे तो फिर हम चलाते भी हैं। तो खैर मैंने उनसे एक सवाल ये किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने आर्मी चीफ से भी सवाल पूछे, और जो वन लाइनर उनका मुतालबा भी था वो ये था कि वो चीफ जस्टिस से था कि जिन्होंने आज ही कहा कि अगर किसी को मसला है तो मुतलका फोरम पे जाएं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ पहले से मौजूद है, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया चीफ जस्टिस से कि वो अपनी सरबराही में, अपनी सरबराही, जी चीफ जस्टिस ने तो कहा ना कि जिसको धांधली का इशू है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाए, यानी रजिस्टर्ड शिकायत फाटक वाले के पास। लेकिन एमएल वली ने कहा कि अपनी सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बना के चीफ जस्टिस इंक्वायरी करें, और चीफ जस्टिस जो है ये जो मैंडेट लिया गया है लोगों का वो वापस करें। और उन्होंने तो ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 70 से 75% धांधली हुई है, और इस पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इदारे। यहाँ पे क्योंकि जो मशीनरी इस्तेमाल हुई है वोटिंग के अमल में, जो टीचर और वो सारे थे वो एक ही जमात से बिलोंग करते थे, और वहाँ भी धांधली हुई है। उन्होंने ये एस्पेक्ट भी आज इसके ऊपर भी बात की बड़ी तफसील से। लेकिन उनका कहने का मकसद जो वन लाइनर था वो ये था कि हमारी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम रोडों पे भी होंगे, और हम फिर पूरी ताकत के साथ तहरीक जो है वो चलाएंगे। मेरा उनसे ये सवाल था, मैंने कहा आप जब बात करते हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, कुर्बानी देंगे और ये बातें, इसको फिर हम बिलीव करते हैं कि ज़ाहिर आपकी एक हिस्ट्री है, लेकिन मसला ये है कि नेशनल पॉलिटिक्स में आप जो है वो उन जमातों के साथ चले जाते हैं जो ताकतवर हलकों के ज़रिए असर होती हैं।
अभी भी आप सदर का इलेक्शन, आप एक तरफ धांधली की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सदर का वोट जो है वो जरदारी साहब को देने जा रहे हैं, तो कौम में एक आपका बयानिया नहीं बन पाता कि आप किस तरफ हैं। तो उन्होंने कहा जी देखें, हम जरदारी साहब को जो वोट देने का फैसला किया उनकी ज़ात की वजह से किया, उनकी किसी आइडियालॉजी की वजह से नहीं किया। उन्होंने जो हमारे सूबे का नाम रखने में और सूबाई खुद मुख्तारी के हमारे साथ वादे पूरे किए थे एज प्रेसिडेंट, तो हम उनको वोट दे रहे हैं क्योंकि हम पश्तून हैं, तो हम एक बात पे खड़े हो गए। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम उन्हें वोट दे रहे हैं। जी, वो था अनाउंस था। आज उन्होंने फिर इरादा किया इस सवाल के जवाब में कि हम वो इसलिए दे रहे हैं कि उनकी ज़ात से हम ऑब्लाइज फील करते हैं बतौर पश्तून। ये उनकी एक सादा तबीयत भी आप कह लें पश्तूनों की है वो, क्योंकि उस वक्त वो एक उसका हिस्सा थे और बहरहाल जरदारी साहब ने उनसे वादा जो किया था वो वफा भी किया था। लेकिन एजाज़ पूरी ताकत से तहरीक चलाने के लिए बहुत पुरज़म नज़र आ रही है ANP, और मैं समझता हूँ कि जब PTI कह रही है कि पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे तो खुद KP के अंदर धांधली के ख़िलाफ़ एक तहरीक वहाँ पर भी मौजूद होगी। और ये जो सिनेरियो है ये कोई मेरा ख्याल है कि अब इस पे कौमी डायलॉग होना चाहिए, ताकि जिस तरह कल बिलावल कह रहे थे असम्बली में कि हम आइंदा के लिए इन अल्फाज पे फुल स्टॉप लगा दें, फार्म 45, फार्म 47 और ऐसी रिफॉर्म्स लेके आए इलेक्टोरल, जिसमें कोई पार्टी जब यहाँ बैठी हो तो उसको पूरा एतमाद हो कि हमें जो है मैंडेट आवाम का लेके आए हैं, और उधर बैठे वालों को भी जो है ये गिला ना हो कि हमारे साथ कुछ धांधली हुई है। तो खैर ये तो अहमद वली की मैं बात कर रहा था। अब आप ज़रा थोड़ा सा अगर पसंद करें क्विकली वो गवर्नर सिंध के हवाले से आप। नहीं, गवर्नर सिंध से पहले हम मेरे ख्याल में दिनेश कुमार जो सेनेट में BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर हैं उनकी बात सुनते हैं। और आसिफ, आपने कहा ना कि अकलीती रुकन, यार ये अकलीत हमें नहीं कहना चाहिए, ये हमारे हिंदू पाकिस्तानी भाई हैं। जाहिर है लेकिन क्योंकि ये जो लफ्ज़ अकलीत है ना, जब किसी भी गैर मज़हब या दूसरे मज़हब के पाकिस्तानी के बारे में अकलीत करते हैं, हम उन्हें छोटा करते हैं। ये मेरे और आप जितने बराबर ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं समझता हूँ तहरीक पाकिस्तान से लेकर आज तक जो हमारी कम्युनिटीज़ थी उनका रोल बड़ा ज़बरदस्त है। फ़ौज के अंदर उनकी खिदमत देख लें। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अकलीती नशिस्त जो हमारे बाइफर्केशन होती है ना, एक कि आप किस नशिस्त पे आए हैं, ख़वातीन की। मैं बड़े अदब से कहूँगा ये वर्ड अकलियत आइन में इस्तेमाल किया गया और गलत किया गया। जी, मैं ये समझता हूँ ठीक है, ऐसे तमाम अल्फाज जिससे पाकिस्तान की किसी भी कम्युनिटी की दिल आज़ारी हो, मैं खुद भी उस पर माजरत भी चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आइन में है तो उन्हें भी हमें अमेंड करना चाहिए और उनकी दिल आज़ारी से किसी भी सूरत। मेरे ख्याल में हम क्रिश्चियन पाकिस्तानी है, हिंदू पाकिस्तानी है, मुसलमान पाकिस्तानी है, हमारा खुदा का मामला है, हम सब पाकिस्तानी, ये बातें हैं। मैं जी हमारा अकीदा क्या है, ये हमारा खुदा का मैटर है। मैं समझता हूँ कि वो किसी तरह भी किसी भी पाकिस्तानी से कम होता है। अच्छा, अब ना एक लाइनर, और मैं खुद बात नहीं करूँगा, मैं कहता हूँ लोग देखें। दिनेश कुमार सेनेट में और हमारे बहुत सारे लोग ये सोशल मीडिया के गले फाड़ फाड़ के वो गज़ा में जुल्म हो गया, फ़लस्तीन में जुल्म हो गया, कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। ये बंदा दिनेश कुमार, ये ज़रा अपनी हिंदुओं की जो किताब है उसको भी पढ़ता है, लेकिन कुरान भी पढ़ता है। दिनेश कुमार साहब ने सेनेट में खड़े होकर कुरान का हवाला दिया, कहते हैं कि कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी एक बात है। और फिर इन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीनियों के बारे में और गज़ा के वाले से जो मुजालिम हो रहे हैं उनके वाले से बात होती है, तो मैं ये कहता हूँ कि 20 करोड़ रुपये का फ़ंड बनाएं। ऐवान बाला सेनेटर्स जो हैं, ऐवान बाला यानी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अरकान पैसे दें, 10-10 लाख रुपया तकरीबन बन जाता है उस हिसाब से, ठीक है। तो 10-10 लाख रुपया बाकी दें, या 20 करोड़ रुपये का टोटल फ़ंड है। इन्होंने कहा जी 1 करोड़ रुपया मैं देता हूँ और हम चलते हैं और अपने भाइयों को मदद करते हैं, उनके इमदादी सामान जरा वो सुनवाएं तो सही, वो सुन ले। हाँ, मेरा उनकी बात उन्हीं की जुबान, तो सुनिए जी ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने क्या कहा। जनाब चेयरमैन, आज मुश्ताक साहब मैं बैठा हुआ था, मैं भी कुरान शरीफ का मुताला करता हूँ कभी कभार। आज मुझे एक आयत मेरे सामने आई, अचानक आई, मैं आपकी इजाजत से चाहता हूँ कि वो मैं सुना दूँ उर्दू तर्जमे। जनाब आला सूरा नंबर 4 आयत नंबर 75, वहाँ कहता है, और ए मुसलमानों तुम्हारे पास क्या जवाज़ है कि अल्लाह के रास्ते में और इन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो, जो ये दुआ कर रहे हैं कि हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल आइए जिसके बाशिंदे जुल्म तोड़ रहे हैं, और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई हामी पैदा कर दीजिए,
हामी पैदा कर दीजिए और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार खड़ा कर दीजिए। सर, गैर मुस्लिम होकर मुझे जब यह आयत आती है मुझे शर्म आ रही है कि हम यहाँ पर सिर्फ करारदादेज एयर कंडीशन माहौल में, गर्म माहौल में बैठकर कर रहे, कुछ अमली तौर पर कोई काम नहीं कर रहे। ये आयत है। और मुझे किसी आलम ने कहा कि इस्लाम में है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ आप लड़ो। आप लड़ नहीं सकते हो तो उसके खिलाफ बोलो, आप बोले नहीं सकते हो तो उसके खिलाफ दिल में मजम्मत करो। तो क्या है, कहां पर है वो चीजें? मुझे बताएं, वहां पर क्या, कहां पर ये चीजें? सर, वहां पर मुसलमान नहीं मर रहे हैं, वहां पर मुसलमान शहीद नहीं हो रहा है, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इंसानियत शर्मा रही है। हमसे तो आप कहते हैं आप लोग काफिर हैं, हमसे तो वो काफिर मुल्कों के लोग अच्छे हैं जहां पर डेली फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरे हो रहे हैं, डेली उनके हक में मुजाहरे हो रहे हैं। जनाब आलम, मैं आपको, सर मुझे दे, मैं पाकिस्तान की 1 करोड़ अक़लियती अवाम की तरफ से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हूँ और हमें फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है, मेरे ख़ानदान को फ़ख्र है कि हमने जुल्म के खिलाफ अहले बैत की भी मदद की थी। अहले बैत हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेहमान थे और उन पर जुल्म हुआ, उनके साथ हम मिलकर लड़े। तो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भी हैं और उसी रवायत को बरकरार रखेंगे। यहाँ पर आप आए, सबसे पहले हम कोशिश करें कि जंग बंदी हो, वहाँ ये जो मासूमों का कत्ल है वो रुके, उसके लिए अमली इक़दाम उठाएं। आप मुझे कहें, वफ्द बनाएं, हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया को कहते हैं कि जी वहाँ पर सबसे पहला काम कर दीजिए, खुदारा वहाँ जंग बंदी करा दीजिए। दूसरी तजवीज़ है कि वहाँ फ़लस्तीन के अवाम को, पाकिस्तान के वहाँ से 4 जहाज तो गए, मगर मैं कहता हूँ कि इस ऐवान बाला से भी एक इमदादी जहाज जाना चाहिए, चाहे वो 20 करोड़ का हो। सबसे पहले धनेश कुमार ऐलान करता है आप फंड कायम करें, इस ऐवान से 20 करोड़ का सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का ऐलान मैं करता हूं, मैं आपके फंड में देता हूं, आप करें, हया शर्म करें, आए और फंड का ऐलान करें। धनेश ने अगर 1 करोड़ नहीं दिया, मुझ पर लानत 1000 बार। आप 20 करोड़ रुपए का करें, आप करें, इधर से हम जाएंगे और इमदाद अपने फ़लस्तीनी भाइयों को पहुंचाएंगे, अद्वियात पहुंचाएंगे, उनके लिए पानी राशन पहुंचाएंगे। आप करें, ऐलान करें, अगर मैंने नहीं दिया मुझ पर लानत। थैंक यू जी, थैंक यू जी। वेलकम बैक। एजाज, आपके सामने सर देखें, जितने दर्द दिल के साथ वो बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है वो उनका खलूस जो है ना एक एक लफ्ज़ से छलक रहा है। और मैं कहूँगा कि वो पूरी हमारी पार्लिमान पे बाजी ले गए हैं। हमारी कौम में देखें, हमारे बच्चों ने तो बाइकआउट किया हुआ है, वो नहीं खाते ये फास्ट फूड की चेन्स पे। वो पहले हमें कहते थे वीकेंड्स पे कि चलें, लेकिन अब नहीं जाते, बल्कि हमें भी कहते हैं कि आपने भी नहीं खाना। और ये जो बच्चों ने तो किया हुआ है, लेकिन अफसोस है कि हम जो बड़े हैं हमारे अंदर शायद उतना वो नहीं है। और फिर जो आज धनेश ने कोशिश किया हमारे ज़मीर को झंझोड़ने की, अल्लाह करे कि हम जो है ना हमारे जाग जाए, अंदर से भी आवाज़ आए। तो आखिरी बात वो कर लेते हैं, गवर्नर सिंध वाली, वो आप बता रहे थे कि कोई वहाँ पे भी तब्दीली की बात। आसिफ जी, सूरत हाल ये है कि आपको पता है कामरान टिसूरी जो है वो गवर्नर सिंध है। जब कामरान टिसूरी को गवर्नर सिंध लगाया गया था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वावेला किया गया था कि ये कामरान टिसूरी जो है इसलिए इनको लगाया जा रहा है क्योंकि ये शायद ISI ने इनको प्रपोज़ किया है। शायद बात कोई इतनी गलत नहीं थी, इनके उधर बड़े ताल्लुकात हैं, इस्टेब्लिशमेंट में भी हमारी कोई ताल्लुकात हैं। MQM जो है, MQM के अंदर भी अगर आप देखें कि कामरान टिसूरी जब आए तो शुरू में फ़ारूक सत्तार साहब इनको लाना चाहते थे, वो नहीं ला पाए। उनकी वजह से, कामरान टिसूरी की वजह से MQM के 2 फैक्शन बन गए। बाद में जो धड़ा नहीं लाना चाहता था वो भी कामरान टिसूरी के हक़ में हो गया। यानी दोनों अतराफ जो है वो मुत्तफिक हो गए किस बात, बंदे के ऊपर, कामरान टिसूरी के ऊपर। फिर वो इसका मतलब है कि ये तो उनकी कामयाबी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, ना सिर्फ ये कामयाबी है कि उन्होंने गवर्नर हाउस चलाया, गवर्नर का ऑफिस चलाया और मामूली नहीं अंदाज चलाया, लेकिन इसमें MQM को बड़ा क्रेडिट जाता है। 2 गवर्नर दिए उन्होंने, एक डॉक्टर अशरफुल इबाद दिए थे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे, 14 साल कमोबेश उन्होंने गुजारे, गवर्नर रहे, और बड़े टैलेंटेड आदमी। आप उनकी पॉलिटिक्स से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके किसी काम से, लेकिन वेरी टैलेंटेड आदमी। यानी कि जो बंदा 14 साल के अंदर, आप देखें ना, जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, उनके साथ वो रहे थे,
जलकियानी आर्मी चीफ थे, उनके साथ रहे थे। जलकियानी के बाद रहील शरीफ आर्मी चीफ थे, उनके साथ 3 आर्मी चीफ गुजारे उन्होंने, ठीक है। हालांकि अक्सर एक आर्मी चीफ के साथ 3-3 प्राइम मिनिस्टर 4-4 गुजर जाते हैं तो मिलिट्री डिक्टेटर की भी मुद्दत से ज़्यादा गुजारा इन्होंने, जो डॉक्टर इशरतुल इबाद हैं। और उनके बाद जो गवर्नर्स आए, आपको नाम भी याद नहीं होगा। MQM ने ये गवर्नर दिया, कामरान टिसूरी, ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें अप्रूवल थी। इन साहब ने आके क्या किया कि गवर्नर हाउस की प्रेमिसेस में एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी। अच्छा, बाकी तो बातें ही करते रहे, बाकी बातें करते रहे, बाकी तो यूनिवर्सिटियों को क्या कि किसी ने नहीं की, ठीक है। ना मियां साहब ने की, ना इमरान खान ने की, सिर्फ बातें हुई, सब बातें इन्होंने की, ठीक है। वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पर इन्होंने वहाँ पर एक बेल रखी है, रात को वो बेल बजाते हैं लोग और ये जाते हैं, गवर्नर साहब जो लोगों की बात सुनते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। अच्छा, ये वो जो मुगलिया वो दौर में वो जो एग्जैक्टली कि कोई भी फरियादी एग्जैक्टली। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि आमतौर पे गवर्नर जितने भी आते रहे, वो उनका एक क्लास थी कि बड़े बड़े होटलों में जाके चंद लोगों से खिताब कर लें, या फिर शाम को गवर्नर हाउस में कोई पार्टी पुर्टी कर लें, ठीक है। ये खान साहब के दौर में भी हमने देखा, और भी मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा। इन्होंने आके क्या किया कि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, लियारी में चले गए जी, वहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं, और कराची में, सिंध में मुख्तलिफ जगहों पर जाके चले गए और जाके वहाँ पर करते हैं। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अच्छा सिस्टम। इस्लामाबाद में बैठ के मैं और आप ये तारीफ़ें कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, मैं कामरान टिसूरी साहब को जानता कैसे हूँ, हमारे दोस्त हैं कामरान रजी, कराची में होते हैं। कामरान रजी वॉज ऑल प्रेज ऑफ कामरान टिसूरी, ठीक है। फिर हमारे एक और दोस्त हैं बिलाल गौरी साहब, बिलाल गौरी साहब लाहौर में होते हैं आजकल इस्लामाबाद में, वो भी बड़ी उनका जंग के कालम में भी जंग के कालम बड़े अच्छे थे। अच्छा, ये 2 फिल्टर। अच्छा, और भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो बड़ी इनकी तारीफ करते हैं। अब वहाँ पर सूरत हाल ये हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही, पावर कॉरिडोर्स की तरफ से ही खुशबख्त शुजात साहब का नाम, साहिबा का नाम आ रहा है MQM के अंदर से ही। वो 75 ईयर्स ओल्ड है, खातून है, गालबन 47 की उनकी पैदाइश है, 78 बन जाती है, 78 ईयर्स ओल्ड हैं खुशबख्त, उनका नाम लिया जा रहा है। अच्छा, चलें, आपने कामरान टिसूरी आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप यार मुस्तफा कमाल को लगा दें और किसी को लगा दें, लेकिन 78 ईयर्स ओल्ड लेडी, मतलब शी इज़ रिस्पेक्टेड, मैं उनके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे ये ख्याल है कि ऐसे बंदे जो है ना, बड़ी लर्नड लेडी है, नेशनल असेंबली में मैं कवर करता हूँ, मखसूस नशिस्त पे रही हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा सीधा सादा सा इस हवाले से एक टेक है कि देखें, अगर आपने गवर्नरशिप देनी है MQM को, तो कम से कम इतनी लिबर्टी तो होनी चाहिए कि गवर्नरशिप के लिए वो खुद नाम दे। फिर दूसरी बात ये है कि कोई भी बंदा नागुज़ीर नहीं होता सिस्टम, कोई भी सिस्टम नहीं। लेकिन आप ये देखें कि 14.5 लाख बंदे ने गवर्नर हाउस जो है वो विजिट किया है इस गवर्नर के होते हुए, तो आम आदमी के लिए खुला हुआ है। और 3 शिफ्टों में, रात दिन शाम में, वहाँ पे 3 मुख्तलिफ टाइमिंग्स में कोर्स कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, जो $8,000 जिन कोर्सेज की कास्ट है वो पाकिस्तान में बाहर से एक्सपर्ट बुला के, मेटा का कोर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, और उसमें वो बच्चे जो है ना, जो यूथ है कराची की, जो बेचारी जिसके फ़ोन छीने जाते थे बार बार, जिसके पैसे लूट लेते थे रोड पे बाहर, अब वो इस काबिल हो रही है कि वो घर बैठ के ना अपनी इंटरनेट से कुछ इनकम अगर करेगी, तो मेरा ख्याल है कि वो उनका रास्ता एक कोई वो पाकिस्तान के लिए तरक्की का रास्ता खोलेंगे। ये वही अटेम्प्ट थी ना जिस तरह शहबाज शरीफ लैपटॉप देते थे यूथ को, या यूथ को आप जब भी किसी काम में डालेंगे ना, जिस तरह इमरान खान साहब ने लोन देने की कोशिश की उन्हें, तो मैं ये समझता हूँ ये असल रास्ता पाकिस्तान के आगे जाने का। ये मैं ऐसे तमाम हुक्मरानों को वेलकम करता हूँ जो यूथ के लिए कोई पॉलिसी लेके आए। आप किसी की मदद 1 महीने कर सकते हैं या 6 महीने कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मदद ये है कि आप किसी को रोजगार कमाने के काबिल दें, उसको स्किल दें, हाँ। खुद अपने पाँव पे खड़ा हो। अच्छा आसिफ, मैं इसमें एक और बात मैं क्विकली बताता हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। ये कहानी शुरू कहाँ से हो रही है, या कहानी मेरी इतलात के मुताबिक कहानी जो है ना, जरदारी साहब कहीं पे कनेक्टेड हैं, जो पावर कॉरिडोर्स के साथ तो ताल्लुक़ है ना, ठीक है, ये उस तरफ से मेरे ख्याल में हो रही है। और जरदारी साहब, और अगर कामरान टिसूरी की बात करें तो आपको किसी दिन में ये कहानी भी हम जिक्र करेंगे, सुनाएंगे कि ये कामरान टिसूरी थे जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पासपोर्ट रिन्यू करवाया था जब बेनज़ीर एग्ज़ाइल में थी।
ये कामरान टिसूरी थे जिन्होंने और भी बहुत सारे काम करे, वो फिर किसी दिन हम बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। तो लेकिन अगर इस तरह का गवर्नर आपके पास है और एमकेएम का ही है और वो उसी की स्लॉट है, तो मेरा ख्याल है कि जो भी फैसला साज हैं, अगर वो पाकिस्तान के हक में ही ज़ाहिर है वो भी सोचते हैं, तो उनको तकाबुल कर लेना चाहिए कि शहरियों के लिए, पाकिस्तान के लिए कौन सा गवर्नर जो है वो ठीक है, मेरे ख्याल में, और जो ठीक हो उसी को लगा। बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी को, जरदारी साहब को, और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, नून लीग को इन पर्टिकुलर, क्योंकि अगर आप अच्छा सिस्टम चलाते हैं, यू नीड टू हैव गुड गवर्नर जो अच्छा काम कर रहा हो। तो हम किसी के तरफदार नहीं है, ना हमने कामरान टिसूरी साहब से कोई ताल्लुकात हैं कि हम उनसे कोई काम ले रहे हैं। हम तो इधर यार एजाज, एक सीधी सी बात हमने भी देखी है ना, देखें पिंडी में एक दफ़ा, एक मैं नाम नहीं लेता, किसी हमारे दोस्त को टिकट मिला, बड़े खुश हुए, वर्कर को टिकट मिल गया। उस जालिम दे बच्चे ने पीर विदाई अड्डे दे होते ना फुटपाथ से दुकाना पड़वा छड़ी, तो जुल्म किया। और मैं समझता हूँ ये चंद लोग जो अपनी जेब से आके पैसा खर्च रहे हैं और किसी ओहदे पे बैठे हैं, तो अगर तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और समझ आती है, तो मेरा ख्याल है उनको नहीं छेड़ना चाहिए। ये आपने ये बात की है ना, ये कामरान टिसूरी जो है ये बिजनेसमैन है, ये जेम्स का कारोबार करते हैं, ज्वेलरी का कारोबार करते हैं। इतला है इनके दाएं बाएं से, करीबी ज़राए से ही, कि इन्होंने गवर्नर जब बने तो इनका कोई प्लॉट था जो इन्होंने गालबन 36 करोड़ रुपए का बेचा, ठीक है, और वो पैसे जो हैं वो इन्होंने लगाए हैं, कोई 200 मोटरसाइकिल दिए लोगों को, वो कोई तो खैर एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसके तहत दे रहे हैं। लेकिन एजाज देखें, इस निगरान सेटअप में ना, अगर आप पंजाब में देखें, डॉक्टर जमाल नासिर हैं पिंडी से, जी हाँ, आप देखें वो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, इनमें से कोई बंदा तनख्वाह नहीं ले रहा, अस्पतालों की हालत बेहतर बना रहे हैं, लोगों को टेस्टों में सहूलत दे रहे हैं, यानी कि अपनी जेब से, और वो इसलिए सिर्फ कर रहे हैं कि यार अगर हम इस ओहदे पे बैठे हुए हैं तो हमारा नाम हो, हमारा नाम भी, और हमें लोग याद रखें कि यार इन्होंने आके ये कंट्रीब्यूट किया था। मेरा ख्याल है इस जज्बे के तहत जो लोग आ रहे हैं ना, उनको बहरहाल जो है ना, कौम को भी चाहिए कि इस तरह के लोगों को सिलेक्ट किया करे और उनको आगे लेके आए जो देने का जज्बा रखते हो, लोगों को के अंदर बांटने का जज्बा रखते हो। वैसे ना ये गवर्नर लगाना तो नून लीग ने है ना, तो नून लीग की और एमकेएम की एक मुलाकात हुई, तो मुस्तफ़ा कमाल, यंग मैन, बड़ा स्ट्रॉन्ग मेयर कराची का। अच्छा, शुरू में एमकेएम कामरान टिसूरी को कबूल नहीं करती थी, तो मुझे ये पता चला कि मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पर गए तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर की कि हम ये करेंगे, वो आप, उन्होंने कहा हमारी भी बात सुने, तलखी हो गई मुस्तफ़ा कमाल की और शहबाज शरीफ साहब की तलखी हो गई। उन्होंने कहा जी गवर्नर का नाम आप बताएं, जी गवर्नर का नाम बताएं ना आप फौरी तौर पे। तो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जी उधर ही, उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा जी गवर्नर के लिए 3 नाम दे दे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं गवर्नर के लिए 3 नाम दे दे। तो मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि जी लिखे 3 नाम, फौरी तौर पे लिखे, कामरान टिसूरी, कामरान टिसूरी, कामरान टिसूरी, यानी कि एक ही नाम को उन्होंने 3 दफा, यानी वो भी मुतासिर जी जी, वो भी। इसका मतलब है कि अगर एमक्यूएम इस बंदे को ओन कर रही है, गुड थिंग, और अगर बाकी वो वाकई बंदा ये काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में बाकी लोगों को भी ये चाहिए। और मेरे ख्याल में मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका काम और गवर्नर का काम देख के मेरे ख्याल में एक बेहतर ऐसा फैसला करें जो सिंध के लिए बेहतर हो, लोगों के लिए बेहतर हो, और बाहमी जो हम आहंगी है वो भी कायम रहे। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमने कोशिश की आपको पूरी मालूमात दें, अंदर की खबरें दें। अगर आपने हमें कोई मालूमात देनी है, कोई स्कैंडल है आपके पास, एविडेंस है, तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। इस प्रोग्राम के अच्छा या बुरे होने के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय का इजहार कीजिए।